हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी कोडिफाइड। आज हम 2023 के पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से रिलेटेड है। आज हम इस 10 मार्कर क्वेश्चन को समझते हैं। हम इस वीडियो में कंटेंट के साथ साथ यह भी समझेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को मेंस एग्जाम में हैंडल करना है, कैसे कीवर्ड्स ढूंढे, कनेक्शंस बढ़ाए और एक परफेक्ट आंसर लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब इसमें की टर्म्स का ब्रेकडाउन करते हैं। पहला की टर्म है रोल, मतलब कंट्रीब्यूशन या इम्पैक्ट बताना है। सेकेंड की टर्म है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं दोस्तों? रिवर्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, ट्रेड रूट्स, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो हमें इन चीज़ों के बारे में लिखना है। और थर्ड की टर्म है डेवलपमेंट, जैसे कि एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेड, पॉलिटी और कल्चरल ग्रोथ। हमें डेवलपमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है क्योंकि उस पीरियड में डेवलपमेंट इसी फील्ड में हुआ था। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से एक स्ट्रक्चर और एनालिटिकल आंसर लिखना है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी क्लियरली दिखाना पड़ेगा हमें। तो आपका पहला स्टेप होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए आप WHW फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हाट, कौन से जियोग्राफिकल फैक्टर्स है। नेक्स्ट H से हाउ, इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। वाई, ये फैक्टर्स इतने इम्पैक्टफुल क्यों थे। आपको इन सब के बारे में लिखना होगा। यहाँ एक क्विक माइंड मैप बनाना हेल्पफुल होगा। सोचो रिवर्स, क्लाइमेट, माउंटेन्स का एंशिएंट इंडिया के एग्रीकल्चर, ट्रेड और कल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। हमें माइंड मैप इस तरह से बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें एक कीवर्ड फ्रॉम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लेना है, फॉर एग्जांपल रिवर्स। फिर हमें ये लिखना है कि कैसे रिवर्स कंट्रीब्यूट किए डेवलपमेंट को। हम सबको तो पता ही होगा कि रिवर से हमें फर्टाइल सॉइल मिलता है जो कि एग्रीकल्चर में हेल्पफुल है, और जितना एग्रीकल्चर बढ़ेगा उतना अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर है माउंटेन्स। फिर हमें लिखना है माउंटेन्स एज ए बैरियर वर्क करते हैं जो कि हमारे डिफेंस के लिए हेल्पफुल है और इससे हमारा पॉलिटी स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट हमें क्लाइमेट के बारे में लिखना है। तो हमें यहाँ पे ये लिखना है कि इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा जिससे एग्रीकल्चर के साइकिल्स डेवलप हुए, जिससे प्रॉस्पेरिटी हुई। नेक्स्ट ट्रेड रूट्स फ्रॉम लैंड और सी, दोनों की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। दोस्तों हमें एग्जाम में ऑन एन एवरेज 6 to 7 मिनट्स ही मिलते हैं हर एक आंसर को लिखने के लिए। सो हमें पहले ही थरोली क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स रीड करना है, फिर माइंड में एक मैप बनाना है और फिर हमें उसी मैप को एग्जीक्यूट करना है। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक परफेक्ट यूपीएससी आंसर के लिए 3 पार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इफेक्टिव है। इंट्रोडक्शन, टॉपिक को डिफाइन करो और एक ओवरव्यू दो। नेक्स्ट बॉडी, पॉइंट्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करो विद सब हेडिंग्स। नेक्स्ट कंक्लूजन, समराइज करो और एक बार बैलेंस्ड क्लोजर दो। चलिए अब हम एक सैम्पल आंसर देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। हम इंट्रोडक्शन में ऐसा लिख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के रोल एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि एंशिएंट इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट उसके कल्चर, सोशल और पॉलिटिकल और साथ ही साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स को शेप किया था। फिर हमें अभी हमारा इस आंसर के लिए इंट्रोडक्शन ये होगा कि द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स in the development of ancient India was pivotal, as the physical environment shaped its culture, social, political, and economic structures. These factors can be characterized into several key areas.
अभी नेक्स्ट आंसर के बॉडी में हमने जो ब्रेनस्टॉर्म किया है उसे एलोबरेट करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हमारे माइंड मैप का रिवर था और एंशियंट इंडिया में दो मेजर रिवर्स थे, एक था इंडस और दूसरा था रिवर गंगा। और ये दोनों ही रिवर अर्ली सिविलाइजेशन को सपोर्ट किए, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और साथ ही साथ लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को भी इन्होंने सपोर्ट किया था। सपोर्ट इन द सेंस ये रिवर्स काफ़ी सारा एलुवियल सॉइल लेके आते थे और ये सॉइल और साथ ही साथ इन रिवर्स का वाटर दोनों ही एग्रीकल्चर को बूस्ट किया था। नेक्स्ट रिवर्स के रिलेटेड ही और एक जियोग्राफिकल फैक्टर है फ्लड्स। और सीजनल फ्लड काफ़ी सारा रिच सिल्ट डिपॉजिट करते थे, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी सरप्लस था और ये सरप्लस एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ग्रोथ को भी सस्टेन किया और साथ ही साथ अर्बनाइजेशन को भी बूस्ट दिया था। नेक्स्ट रिवर्स के रिलेटेड ही हम यहाँ पे और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वाटर एनेबिलिटी सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम्स को डेवलप किए थे और ये एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में काफ़ी वाइटल रोल प्ले किए थे। अभी हम नेक्स्ट जियोग्राफिकल फैक्टर पे मूव ऑन करते हैं, जो कि क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेस है। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जैसे मानसून साइकिल्स है, वैसे ही एग्रीकल्चर साइकिल्स भी डेवलप हुए हैं और ये सिविलाइजेशंस के प्रॉस्पेरिटी को इन्फ्लुएंस किए। रेगुलर रेंस के वजह से कहीं जगहों पे टू क्रॉप साइकिल्स भी प्रोड्यूस किए जाते थे। नेक्स्ट सब पॉइंट हम फॉरेस्ट और मिनरल्स का लिख सकते हैं। हमें फॉरेस्ट से टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स और काफ़ी सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड होते थे। हमें यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आयरन, कॉपर और गोल्ड जैसे मिनरल से हमारे टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिला और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट और सस्टेनेंस मिला था, स्पेशली ड्यूरिंग द आयरन एज। अभी नेक्स्ट जियोग्राफिकल फैक्टर है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इंडियाज पेनिनसुलर शेप एंड मैरीटाइम बाउंड्री, एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन ने दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ काफ़ी सारा ट्रेड किया था, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ये तो हो गया साउथ इंडिया की बात। अभी हम जब नॉर्थ इंडिया को देखते हैं तो वहाँ के पासस ने हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया, प्रमोटिंग ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस को। हम यहाँ पे एग्जाम्पल खैबर पास का दे सकते हैं। हमें यहाँ पे ये भी लिखना होगा कि कोस्टल रीजन्स सच एज गुजरात और तमिलनाडु के पास प्रोमिनेंट ट्रेड हब्स डेवलप हुए हैं, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और नेक्स्ट जियोग्राफिकल फैक्टर है माउंटेन्स। और जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, सबसे पहले हमें हिमालय याद आते हैं। हिमालयस ने नॉर्थ में एज ए नेचुरल बैरियर एक्ट किया था और इंडियन ओशन ने साउथ में एज ए नेचुरल बैरियर एक्ट किया था। इन दोनों की वजह से एक रिलेटिवली सिक्योर सिविलाइजेशन इस जगह पे प्रॉस्पर हुआ था। हम यहाँ पे माउंटेन पासेस के बारे में भी लिख सकते हैं। पासेस जैसे हिंदू कुश में है, उन्होंने कंट्रोल्ड एंट्री को अलाउ किया था, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल और कल्चरल एक्सचेंजेस को। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि रिवर्स लाइक गंगा और माउंटेन्स लाइक हिमालय गेंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जैसे नॉर्थ और साउथ इंडिया के फैक्टर्स में डिफरेंसेस है, उसी प्रकार इन डिफरेंसेस के वजह से पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी डिफरेंसेस आए हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स की वजह से वो पूरा रीजन एक बड़े एम्पायर के नीचे आ गया, जैसे कि मौर्यन एम्पायर। वेराज साउथ इंडिया में बिकॉज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू और सदर्न रीजनल डाइवर्सिटी इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज हुए, जैसे कि चोलास और शातवाहनास। और बिकॉज नॉर्थ और साउथ के क्लाइमेट वेरिएशंस की वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी डिफरेंसेस आए हैं, जो कि रीजनल कल्चर और इकोनॉमी को
इन्फ्लुएंस किए थे। अभी हम कंक्लूजन में ये ले सकते हैं कि एंशियंट इंडिया के जोग्राफिकल फैक्टर्स तब के सिविलाइजेशन को फाउंडेशन प्रोवाइड किए और साथ ही साथ ट्रेड नेटवर्क्स को डेवलप किए और यूनिक कल्चरल और रीजनल ट्रेडिशंस को भी डेवलप किए। दोस्तों, हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। सो ऑन दिस नोट मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।